हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के लिए इंटरनेट जारी मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे तथा अगले वीडियो में इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न के प्रश्न संख्या 21 से 26 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के आंसर को जरूर पढ़ें। साथियों, हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दें, जिसमें ए में पूछा गया है फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण का और दूसरे में पूछा गया है फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण का। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे साथियों फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण का एग्जाम्पल है कि बेंजीन है और बेंजीन में क्लोरोमीथेन, ये दोनों को मिला करके AlCl3 की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराया गया तो प्राप्त हुआ मेथिल बेंजीन। यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन हमारा एग्जाम्पल किसका है? फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण का है। फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, यहाँ पे साथियों क्या लिखा हुआ है कि एल्किलीकरण मतलब इसमें जो है एल्काइल समूह के साथ रिएक्शन होगा। एक हमारा एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है और दूसरा एल्काइल समूह CH3Cl, यह क्या हमारा एल्काइल समूह का यौगिक है। तो जब किसी एरोमेटिक और एल्काइल समूह के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यही अभिक्रिया क्या है? फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण। तो यहाँ पे भी है हमारा बेंजीन क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया और CH3Cl जो है यह है हमारा एल्काइल समूह का। तो दोनों के रिएक्शन से क्या प्राप्त हुआ है? दोनों के रिएक्शन से प्राप्त हुआ मेथिल बेंजीन। तो यह जो एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल है हमारा फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण का। नेक्स्ट है इसमें फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक होगा हमारा एरोमेटिक और दूसरा एसिटाइल एसिटिलीन वर्ग का कोई भी यौगिक के साथ रिएक्शन होगा। जिससे कि यहाँ बेंजीन है तो बेंजीन हो गया हमारा कौन सा? बेंजीन हो गया एरोमेटिक और CH3COCl, यह जो है हमारा एसिटाइल क्लोराइड है। तो आ गया एसिटिलीन का। तो एसिटिलीन का कोई भी यौगिक और एरोमेटिक का यौगिक, दोनों के रिएक्शन से जब नया पदार्थ बनता है, कोई नया यौगिक, तो यह रिएक्शन कहलाता है फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ जो यह एग्जाम्पल है हमारा जिसमें कि बेंजीन और एसिटाइल क्लोराइड दोनों मिल करके बनाता है एसीटोफेनॉन, यह एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका? फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण का। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? क्वेश्चन है कि साथियों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण संरचना के आधार पर किया जाता है और संरचना के आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा प्राइमरी एल्कोहल होता है, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा टर्शियरी एल्कोहल। यह 3 प्रकार है मोनोहाइड्रिक का। किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। यहाँ पे पूछा था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, मतलब कैसे? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण संरचना के आधार पर किया जाता है और संरचना के आधार पर यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी एल्कोहल अर्थात प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल अर्थात द्वितीयक एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल अर्थात तृतीयक एल्कोहल। तो जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल है इसे किसे कहते हैं? तो इसमें OH वाला कार्बन एक अन्य कार्बन से क्या है जाती है? प्राइमरी है, इसका मतलब कि OH वाला कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और सेकेंडरी में OH वाला कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और टर्शियरी एल्कोहल में OH वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पे मिस्टेक था साथियों, कार्बन नहीं यहाँ पे एल्कोहल होता। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने समझा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण संरचना के आधार पर किया जाता है और यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी में जो है OH वह एक अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, सेकेंडरी मतलब 2 तो OH वाला कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा और टर्शियरी मतलब 3, इसका मतलब कि OH वाला कार्बन जो है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकालाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। साथियों यदि हम लोग बेकालाइट की बात करें तो यह जो है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बेकालाइट कैसे बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कह क्या रहा है। बेकालाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब बेकालाइट के बारे में कुछ 4 लाइन 2 लाइन लिख देना है। तो बेकालाइट के बारे में अगर हम जाने तो बेकालाइट बनता कैसे है?
बेकालाइट बनता है फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। इसकी खोज लियो बैकेलेंड ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? बेकालाइट की खोज लियो बैकेलेंड ने की थी, और इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, बर्तन के हत्थे बनाने में, कंघी बनाने में, इन सभी जगहों पर उपयोग होता है किसका? बेकालाइट का। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ गया बेकालाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अपमार्जक क्या है? उदाहरण दें। साथियों, यदि हम लोग अपमार्जक को जाने तो अपमार्जक कपड़ा धोने और सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। अपमार्जक क्या है? कपड़ा धोने और सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो साबुन से अलग होता है। साबुन अलग है और अपमार्जक अलग है। अपमार्जक का उपयोग कपड़ा धोने और सफाई के लिए किया जाता है, और अपमार्जक जो है कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करता है, जबकि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। तो ये खासियत है अपमार्जक का कि अपमार्जक का जो उपयोग है यह कठोर जल और मृदु जल दोनों में किया जाता है। अगर हम जैसे की बात करें, यहाँ पे था उदाहरण भी, तो उदाहरण के रूप में हम लोगों ने लिखा है सोडियम रौलीर सल्फेट। यह जो है किसका एग्जाम्पल है? अपमार्जक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबरमॉन की नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या है? लीबरमॉन की नाइट्रोसो अभिक्रिया, तो यह जो है फिनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराकर नीला रंग प्राप्त करना ही कहलाता है लीबरमॉन की नाइट्रोसो अभिक्रिया। किसे कहेंगे लीबरमॉन की नाइट्रोसो अभिक्रिया? तो फिनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में, फिनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराकर जब नीला रंग प्राप्त किया जाता है तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं नाइट्रोसो, लीबरमॉन की नाइट्रोसो अभिक्रिया। याद रहेगा, तीन बात है। फिनॉल को किसके साथ अभिक्रिया कराना है? सोडियम नाइट्राइड के साथ। फिनॉल को सोडियम नाइट्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराकर नीला रंग प्राप्त किया जाता है तो इसे ही कहते हैं लीबरमॉन की नाइट्रोसो अभिक्रिया। और यह परीक्षण फिनॉल की पहचान के लिए किया जाता है। लीबरमॉन की नाइट्रोसो अभिक्रिया क्यों किया जाता है? फिनॉल की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है? साथियों, यदि हम लोग बात करें आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल का, तो आवश्यक एमिनो अम्ल वह एमिनो अम्ल है जिसे हमारा शरीर खुद संश्लेषित नहीं करता है तो आवश्यक, इसीलिए हमारा शरीर खुद संश्लेषित नहीं करता है। यह आवश्यक एमिनो अम्ल हम लोगों को अलग अलग पदार्थों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश होता है। यहाँ पे थोड़ा सा नाम के अनुसार लगता है कि डेफिनेशन उल्टा है, क्योंकि आवश्यक मतलब अगर आवश्यक है हमारे शरीर के लिए तो शरीर खुद निर्माण करना चाहिए था, और जो अनावश्यक है इसका निर्माण ना भी करे तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जो आवश्यक है इसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं नहीं करता है, और जो अनावश्यक है वैसे एमिनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल यह वैसा एमिनो अम्ल है जिसे हमारा शरीर खुद संश्लेषित नहीं करता है। आवश्यक एमिनो अम्ल का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं नहीं करता है, जैसे में हिस्टीडीन, लाइसिन, वैलिन, यह सब आवश्यक एमिनो अम्ल है जिसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं नहीं करता है। और एक है हमारा अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल वैसा एमिनो अम्ल है जिसे हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित करता है, जैसे में ग्लूटामिन, एलानिन इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने साथियों आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल को समझ गया। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल वैसा एमिनो अम्ल है जिसका हमारा शरीर स्वयं निर्माण नहीं करता है, और अनावश्यक एमिनो अम्ल वैसा एमिनो अम्ल है जिसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है आवश्यक और अनावश्यक में। आवश्यक का निर्माण हमारा शरीर स्वयं नहीं करेगा और अनावश्यक का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दें। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया यह वैसा अभिक्रिया है जो द्विआण्विक होती है लेकिन कोटि एक। यही बात खासियत है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया की। देखने में लगता है कि दो कोटि होना चाहिए, लेकिन दो कोटि नहीं होकर उसका कोटि होता है एक, इसलिए कहा गया छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मतलब आभासी होता है, यह सिर्फ लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि द्वितीय कोटि की है लेकिन होता है प्रथम कोटि का। तो इसीलिए कहा गया कि छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जो द्विआण्विक होती है, आणविकता उसका दो लेकिन कोटि एक होती है, तो उसे क्या कहते हैं? छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे कहा था उदाहरण भी देने के लिए, तो उदाहरण में क्या है? एस्टर का अम्लीय हाइड्रोलाइसिस। एस्टर का अम्लीय हाइड्रोलाइसिस यह किसका एग्जाम्पल है? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, उदाहरण दें। पृष्ठ सक्रिय कारक यह वैसा यौगिक है जो किसी द्रव की सतह पर उसकी सरफेस तनाव को कम कर देता है। समझ गए? पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है? एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा पदार्थ है जो द्रव की सतह पर उसकी सरफेस तनाव, पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसी को कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। वैसा यौगिक जो किसी द्रव की सतह पर उसकी सरफेस तनाव को कम करता है उसे कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। जैसे में सोडियम स्टीयरेट जो एक प्रकार का क्या हमारा साबुन है। सोडियम स्टीयरेट क्या एक प्रकार का साबुन, अनुसूत्र क्या होता है C17H35COONA। यह अनुसूत्र होता है साबुन अर्थात सोडियम स्टीयरेट का। तो यह जो सोडियम स्टीयरेट है यह क्या करता है, द्रव की सतह पर उसकी सरफेस तनाव को कम कर देता है। तो इसी को कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O, H2S, H2AC और H2TU को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में सजाएं। साथियों यदि हम लोग बात करें क्वथनांक का, तो जिसमें वान डेर वाल्स बल होता है उसका क्वथनांक कम होता है, और जिसमें वान डेर वाल्स बल नहीं होते हैं उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो हम लोग अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है H2S, H2AC और H2T ये दोनों के बीच वान डेर वाल्स बल कार्य करता है, और सबसे कम वान डेर वाल्स बल होता है H2S का, अर्थात इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। उससे ज़्यादा होता है H2AC का, तो H2AC का क्वथनांक H2S से ज़्यादा होता है। इसके बाद H2TE का क्वथनांक H2SE से भी ज़्यादा, और सबसे अधिक इसमें होता है H2O का क्वथनांक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही H2O का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कहा गया था कि बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब पहले सबसे कम वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से। तो सबसे कम क्वथनांक किसका है, H2S का, उससे ज़्यादा H2AC का, उससे भी ज़्यादा H2TE का, और सबसे ज़्यादा इसमें H2O का है। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में हम लोगों ने सजा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसें क्या है, उन्हें आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। साथियों यदि हम लोग बात करें उत्कृष्ट गैस की, तो उत्कृष्ट गैस वे गैसें हैं जिनकी अष्टक पूर्ण होती है, ऑलरेडी पूर्ण होता है, पहले से ही उसका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, अर्थात उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्कृष्ट गैसें क्या है, तो उत्कृष्ट गैसें वे गैसें हैं जिनकी अष्टक पूर्ण होती है। फिर क्वेश्चन में था कि उन्हें आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है, तो उन्हें आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है, और यह बहुत कम सक्रिय होता है। उत्कृष्ट गैस क्या होता है, बहुत कम सक्रिय होता है, अर्थात एकदम 9 के बराबर यौगिक बनाता है। शायद ही किसी विषम स्थिति में ही वह यौगिक बनाता है, एकदम दुर्लभ है इसका यौगिक मिलना। उत्कृष्ट गैसों का यौगिक मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम सक्रिय होता है, इसलिए यौगिक नहीं बनाता है। इस तरह से साथियों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 12th के लिए इंटरनेट पर जारी केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर 20 तक के आंसर को देखा, और अगले वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 26 तक के आंसर को देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो जिसमें 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन का आंसर है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को भी जरूर देखें।